अभी हम लोगों ने व्यक्तित्व के सिद्धांत पर बात कर रहे थे, तो जिसमें फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें हमने बताया कि उसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक अचेतनता और दूसरा ईडीगो और सुपर ईगो। अचेतनता क्या है ये बताया गया था, और ईडीगो सुपर ईगो क्या है ये भी बताया गया था। उसके पश्चात इन्होंने इसमें दो चीज़ें और बताई, गत्यात्मक पक्षों में मूल प्रवृत्ति, चिंता और मनोरचना। तीन चीज़ें बताई, मूल प्रवृत्ति, चिंता और मनोरचना। तो मूल प्रवृत्ति को इन्होंने दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसमें इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया। जिन व्यक्तियों में जीवन मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है वे रचनात्मक कार्य एवं सकारात्मक व्यवहार पर अत्यधिक बल देते हैं, तथा जिनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति की प्रधानता होती है उनके कार्य आक्रामक व्यवहार और विध्वंसक कार्य के प्रति ज़्यादा होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों में यौन व्यवहारों का विशेष महत्व स्वीकार करने के कारण फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया, और इसके लिए इन्होंने एक जीवन मूल प्रवृत्ति में यौन व्यवहार को ही माना, जिसमें लिबिडो नाम दिया इन्होंने। और सामान्य व्यक्तित्व के जीवन एवं मूल प्रवृत्ति में ऐसा संतुलन रहता है जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक रहती है, और जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति की लगभग गौण भूमिका अदा करता है, उसमें वो गौण भूमिका अदा करता है। इस तरह से फ्रायड के अनुसार ईगो और सुपर ईगो के गत्यात्मक समायोजन में चिंता व्यक्ति को संभावित खतरों से, चिंता क्या है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, चिंता जो व्यक्ति को संभावित खतरों से सतर्क करती है, उसको सावधान करती है। उन्होंने चिंता के तीन प्रकार बताया। फ्रायड ने चिंता जो इस तरह से चिंता होती है इसको इन्होंने तीन प्रकार से बताया, वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। बाह्य वातावरण, अब इसमें वास्तविक चिंता क्या है, बाह्य वातावरण अर्थात जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, आग, दुर्घटना, इसके प्रति की जाने वाली चिंता को उन्होंने वास्तविक चिंता कहा। और तंत्रिकागत चिंता से तात्पर्य ईदम की इच्छाओं पर, जो ईदम की इच्छाएं हैं अहम के द्वारा नियंत्रण कर पाने की चिंता से। और इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति को यह आशंका रहती है कि वह आक्रामक व यौन इच्छाओं पर शायद ही संयम रख सके। तो इस तरीके की जो चिंता होती है उसको इन्होंने नैतिक चिंता कहा, अरे तंत्रिकागत चिंता का। अगला क्या है, नैतिक चिंता। नैतिक चिंता में पराहम यानी सुपर ईगो है, सुपर ईगो के अनुरूप अहम के द्वारा दी जा रही जो चुनौतियां होती हैं उससे संबंधित जो चिंता उत्पन्न होती है उसे इन्होंने नैतिक चिंता कहा। इसमें व्यक्ति को ये भय रहता है कि उसके आदर्शों व नैतिक नियमों के पालन में कहीं उससे चूक ना हो जाए और उसे शर्मसार ना होना पड़े। तो चिंता से मुक्ति पाने के लिए तो इस तरीके की जो तीन प्रकार की चिंता है, वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता, इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए फ्रायड महोदय ने रक्षात्मक प्रक्रम यानी डिफेंस मैकेनिज्म की बात बताई, जिसके द्वारा व्यक्ति इन चिंताओं से मुक्ति पाता है, जिसमें 4-5 तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति इन चिंताओं से मुक्ति पाता है। इसमें है दमन है, तार्कीकरण है, प्रतीपगमन है, प्रक्षेपण है, विस्थापन है। ये कुछ प्रमुख रक्षात्मक प्रक्रम हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति इन तीनों प्रकार की चिंताओं से मुक्ति पाता है। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके वह इन चिंताओं से मुक्ति पाता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। पहले दमन आता है। दमन क्या है, इसमें जो अनैतिक, अवांछित, असामाजिक इच्छाएं हैं उसको दबा करके उसका दमन करता है, और इस तरीके से वो उसका दमन करके चिंता से मुक्ति पा लेता है। दूसरा क्या है, तार्कीकरण। तार्कीकरण में व्यक्ति क्या करता है, वह अपनी इच्छाओं की तार्किक व्याख्या करता है। जो उसकी इच्छाएं होती हैं उसकी वह तार्किक व्याख्या करके यह जानता है कि इसको करना उचित है या अनुचित है,
और जब वो ये समझ लेता है कि इसको करना अनुचित है, अनैतिक है, तो उसको वह त्याग कर देता है। तो इस तरीके से तार्किकरण के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी चिंता से मुक्ति पा लेता है। तीसरा है प्रतीप गमन। प्रतीप गमन क्या है? प्रतीप गमन में व्यक्ति बाल्यावस्था के जो व्यवहार हैं, तो व्यवहार की ओर पीछे आता है लौट करके, और उस चिंता का प्रस्फुटन करता है, और जिससे उसकी जो चिंता है वह उससे मुक्ति पा जाता है। अगला फिर क्या है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण व्यक्ति क्या करता है? जो अपनी उसकी इच्छाएं होती हैं वह उसको दूसरों के व्यवहारों पर आरोपित कर देता है, उसका आरोपण दूसरों के व्यवहारों पर कर देता है, जिससे उसकी जो चिंता है उससे वह मुक्ति पा जाता है। अगला है विस्थापन। विस्थापन में व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरों के रूप में बदलकर अपनी इच्छा जो है उसका रूप ही बदल देता है। जिस रूप में है उसको करना संभव नहीं है, वह अनैतिक है, असामाजिक है, तो उसको क्या करता है? उसका रूप ही परिवर्तित कर देता है, और उसको बदल करके उसको दूसरे रूप में जिससे करना संभव है, जिससे वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, उसके माध्यम से उसका रूप बदल देता है, और इस तरह से अपनी चिंता की वह मुक्ति कर पा लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो तीनों प्रकार की चिंताएं हैं, इनका प्रयोग करके वो अपनी चिंताओं से मुक्ति भी पा लेता है। तो इस विभिन्न प्रकार की जो रक्षात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आंतरिक व बाह्य तनाव से बचा करके उनको समायोजन करने में सहायता करते हैं। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को प्रमुख स्थान देते हुए 5 इस तरीके से मनोरचना को उन्होंने 5 अवस्थाओं, विकासात्मक अवस्थाओं में बांटा, जिसमें है मुखावस्था, गुदावस्था, शयनावस्था, अव्यक्तावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। इस तरीके से इन्होंने बालक के विकास को इन 5 अवस्थाओं में बांटा। फ्रायड के अनुसार जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से यानी 0 से 1 वर्ष तक की आयु में मुखावस्था में रह करके बालक मुख के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, जैसे मुख के द्वारा चूसना, काटना, निगलना इत्यादि से लैंगिक सुख प्राप्त करता है। और मुखावस्था में मुखवर्ती उत्तेजन के कम होने पर, अगर मुखवर्ती उत्तेजन इस अवस्था में कम है तो व्यक्ति भविष्य में मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व एवं अधिक होने पर, अगर उसका अधिक है उसकी जो प्रवृत्ति है, तो कैसा होगा? कालांतर में वह आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होगा। यानी इसकी मुखवर्ती उत्तेजन की मात्रा अगर कम है तो भविष्य जब बड़ा होगा या भविष्य में वो कैसा व्यवहार करेगा? उसका मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व होगा। और अगर अधिक प्रबल है, इसकी प्रबलता अधिक है, तो व्यक्ति कैसा होगा? आक्रामक होगा, उसका व्यक्तित्व आक्रामक प्रकृति का होगा, यानी मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होगा। फिर मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है? ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, सहयोगी होते हैं, विश्वास और दूसरों पर निर्भर होने वाले होते हैं। तो इनकी ये विशेषताएं, प्रकृति हैं, लक्षण हैं जो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्ति वाले होते हैं, अर्थात जिनमें मुखवर्ती उत्तेजन कम होता है। जबकि मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? ये निराशावादी होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, शोषक होते हैं, परोत्पीड़क होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। मुखावस्था की समाप्ति पर दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है, जिसका नाम फ्रायड महोदय ने गुदावस्था का, और यह 1 वर्ष से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें व्यक्ति के कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? गुदा होता है, तथा बालक मलमूत्र त्यागने में, लैंगिक सुख प्राप्त करने में इस अवस्था पर अधिक उत्तेजना होने पर वयस्कावस्था में गुदा आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होता है। गुदा आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होता है जो क्रूरता, द्वेष, अस्त व्यस्तता, तोड़ मरोड़ जैसे गुणों से परिलक्षित होता है। गुदावस्था में कम उत्तेजना होने पर, अगर उत्तेजना कम होती है तो ये व्यक्ति भविष्य में कालांतर में कैसे करेगा?
इसे गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है, जिसमें क्रमबद्धता, कंजूसी, आग्रह, समयनिष्ठता जैसे गुण व्यक्त होते हैं या जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो ये तो हो गई गुदावस्था। तीसरी अवस्था आती है शयनमावस्था, जिसे जो 3 वर्ष से प्रारंभ होकर के लगभग 5 या 6 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में लड़का जो बालक होता है पिता से डरता है तथा बालिका माँ से डरती है। और इस तरीके से इसे लिंग प्रधानावस्था में लड़का जो बालक होगा वह अपनी माँ से लगाव रखता है, जिसे फ्रायड ने मातृ मनोग्रंथि कहा। क्या कहा? मातृ मनोग्रंथि, जिसे इंग्लिश में ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मातृ मनोग्रंथि यानी बालक जो अपनी माँ के प्रति लगाव रखता है वो क्यों रखता है? मातृ मनोग्रंथि के कारण, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण। इस तरीके से प्रश्न 1-2 बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कि बालक अपनी माँ के प्रति अधिक लगाव किस कारण रखता है। तो किस कारण रखता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण या मातृ मनोग्रंथि के कारण। इस अवस्था में लड़की जो है अपने पिता के प्रति लगाव रखती है और माँ से दूरी बनाए रखती है। तो इस लिंग प्रधानावस्था में लड़की अपने पिता से लगाव रखती है, जिसे फ्रायड ने क्या कहा? पितृ मनोग्रंथि। क्या कहा? पितृ मनोग्रंथि, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से संबोधित किया जाता है। इन दोनों मनोग्रंथियों का समुचित समाधान होने पर, अगर ये दोनों मनोग्रंथियाँ का समुचित समाधान हो जाता है तो बालक बालिकाओं में नैतिकता विकसित होती है। जबकि समाधान न होने पर, अगर समाधान नहीं हो रहा है तो व्यक्तित्व पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हमने देखा कैसे मुखावस्था, गुदावस्था, शयनवावस्था में बालक अपनी माता से लगाव रखता है, उसे क्या कहते हैं? मातृ मनोग्रंथि या ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बालिका अपनी पिता से लगाव रखती है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अगर ये बालक बालिकाओं में दोनों का अगर अच्छी प्रकार से दोनों मनोग्रंथियों का समाधान होता है तो बालक बालिकाओं का में नैतिकता विकसित होती है, जबकि समाधान न होने पर उसका व्यक्तित्व को प्रभावित हो जाता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, जिसे अव्यक्तावस्था कहा जाता है, ये लगभग 5-6 वर्ष से प्रारंभ होकर के ये 12 वर्ष तक की आयु तक रहती है। जैसा कि उन्होंने नाम दिया अव्यक्तावस्था, इसमें कोई नई कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है। इस अवस्था में कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता तथा लैंगिक इच्छाएं जो होती हैं बालक की प्रायः सुप्त रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। और तथा बालक बालिकाएं शिक्षा, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, खेल कूद जैसी अलैंगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी लैंगिक इच्छाओं की वह अभिव्यक्ति करता है। अगला है जननेंद्रिय अवस्था। अगला क्या है? अगला और लास्ट जननेंद्रिय अवस्था। यह लैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है और जो लगभग 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर के निरंतर आजीवन चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से काफ़ी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तथा वह सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत लैंगिक संबंध स्थापित करके एवं संतोषजनक जीवन शैली अपनाने तथा अपनी संतति वृद्धि का प्रयास करता रहता है। ये हमने देखा अभी फ्रायड के मनोविज्ञान मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, जिसमें बहुत सारी बातें हमने बताई। पहला इन्होंने 2 चीज़ें इसमें मूल रूप से 2 चीज़ें बताई, अचेतनता अनकॉन्शियस माइंड और ईगो सुपर ईगो। अचेतनता में इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड में 3 प्रकार से होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसका उदाहरण इन्होंने एक वर्ग के टुकड़े से दिए, जिसमें इन्होंने अचेतनता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। और उसके बाद ईगो सुपर ईगो की व्याख्या या बात बताई इन्होंने, जिसमें इन्होंने ईगो को ज़्यादा महत्व दिया। ईगो का संबंध चेतन से होता है, ईगो का संबंध अर्धचेतन से होता है, चेतन से ईट का संबंध होता है, सुपर ईगो का संबंध चेतन से होता है। तो इस तरीके से इन्होंने इस पर बताया। फिर उसके बाद इन्होंने 3 बातें और बताई।
व्यक्ति के गत्यात्मक पक्षों में चिंता और मनोरचना तथा उसके गत्यात्मक पक्ष। इस तरीके से हमने चिंता में 3 तरीके की चिंता उन्होंने बताई। कौन कौन 3 प्रकार चिंता बताई? वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता क्या है? जो वास्तविक पर्यावरणीय होती है, जिसमें भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, आकस्मिक दुर्घटना, इसके प्रति व्यक्ति के मन में जो चिंता होती है उसको इन्होंने वास्तविक चिंता कहा। तंत्रिकागत चिंता जो सुपर ईगो है, सुपर ईड है, उसके जो अनैच्छिक या अवांछित विचार हैं उसको, उसके प्रति ईगो नियंत्रण न कर पाने से जो उत्पन्न चिंता होती है उसको इन्होंने तंत्रिकागत चिंता कहा। और तीसरा आता है नैतिक चिंता। नैतिक चिंता में उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण है या उसके अनुरूप ईगो कार्य न कर पाने से जो चिंता उत्पन्न होती है उसको इन्होंने नैतिक चिंता कहा। इस तरह से इन चिंताओं से मुक्त पाने के लिए फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म की बातें बताई, जिसमें रक्षात्मक प्रक्रम की बातें बताई, जिसका प्रयोग करके बालक इन चिंताओं से मुक्ति पा सकता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म ने 5-6 बातें बताई। उसका त्याग करके, तार्कीकरण करके, दमन करके, प्रतिस्थापन करके, प्रतिगमन करके, ये 5-6 तरीके हैं जिनमें से किसी एक का प्रयोग करके व्यक्ति इन चिंताओं से मुक्ति भी पा लेता है। उसके पश्चात इन्होंने मनोरचना में 3 बातें बताई। उसमें 5 अवस्थाएं बताई व्यक्तित्व के विकास की, जिसमें मुखावस्था, गुदावस्था, चेष्टावस्था, व्यक्तावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रायड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बात की। आइए हम लोग आते हैं इस व्यक्तित्व के दूसरे सिद्धांत में, जिसे शरीर रचना सिद्धांत कहते हैं। शरीर रचना सिद्धांत या कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। शरीर रचना सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। शरीर रचना सिद्धांत के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो सेल्डन है, W.S. सेल्डन। और उसने शरीर रचना तथा व्यक्तित्व के बीच संबंध का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन किया, और यह पाया कि शरीर रचना व व्यक्तित्व के गुणों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है और उसके द्वारा शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया गया। जिसमें 3 भाग कौन कौन से हैं? इंडोमार्फी, मेसोमार्फी और इलेक्ट्रोमार्फी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं गोलकृति, आयतकृति और लंबाकृति। गोलकृति व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? इस आकृति वाले व्यक्ति प्रायः भोजन प्रिय होते हैं, इनको भोजन बहुत पसंद आता है, और आराम पसंद होते हैं, आराम करना इनको बहुत अच्छा, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सहनशील होते हैं, सामाजिक तथा हंसमुख प्रकृति के होते हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं उन्होंने बताया कि जो गोलकृत व्यक्ति होते हैं उनमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर दूसरा इन्होंने बताया आयतकृति या इसे मेसोमार्फी इंग्लिश में कह सकते हैं। इस तरीके के या इस आकृति के व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रायः कैसा होता है? रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले, उद्देश्य केंद्रित तथा क्रोधित प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा उन्होंने बताया लंबकृत या इलेक्ट्रोमार्फी। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इस आकृति के व्यक्ति प्रायः कैसे होते हैं? गुमसुम होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अल्प निद्रा वाले होते हैं, एकाकी होते हैं, जल्दी शीघ्र थक जाने वाले होते हैं तथा निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले एक अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्रेचमर। इन्होंने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें लंबकाय, सुडौलकाय तथा गोलकाय, इन 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया। इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी विशेषता है
वह व्यक्तित्व के संगठित व समग्र रूप में अध्ययन करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर और सेल्डन ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बातें बताई कि किस प्रकार से शरीर का गठन होता है और इस शरीर के गठन के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है। उन्होंने उसके अलग अलग विशेषताएं भी इसमें बताने की कोशिश की, प्रयास किया। बात है तीसरा सिद्धांत जिसे व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत कहते हैं, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से सील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सील गुणों से मिलकर बनी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सील गुणों से मिलकर के बनी होती है और सील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार की संगत, जो कैसे होते हैं, व्यवहार की संगत एवं अपेक्षाकृत अस्थायी रूप को अभिव्यक्त करते हैं। अपेक्षाकृत कैसे व्यक्त करते हैं, अस्थायी रूप को व्यक्त करते हैं। जैसे ईमानदारी हो गई, कर्तव्यनिष्ठ, संयम की पाबंदी, सहयोग, परोपकार, समय निष्ठा आदि ऐसे सील गुण हैं जो व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। सील गुण एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को प्रकार के रूप में नियंत्रित नहीं माना जा सकता है, वरन भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सील गुणों द्वारा निर्धारित माना जा सकता है। ये सील गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, क्योंकि मात्रा जो होती है व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है और ये परिवर्तनशील भी होते हैं एवं इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें जो सील गुण सिद्धांत में दो मनोवैज्ञानिकों का ज़्यादा योगदान है, एक GW, जिसमें पहले हैं GW अल्पोर्ट। इन्होंने व्यक्तित्व के सील गुण के संबंध में काफ़ी अध्ययन किया और जो बातें बताई काफ़ी शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इस सील गुण के सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया और इन्होंने सील गुणों को दो भागों में बांटा, सामान्य सील गुण तथा व्यक्तिगत सील गुण में विभक्त किया। सामान्य सील गुण से आशय क्या है, सामान्य सील गुणों से आशय उन सील गुणों से है जो किसी समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादातर व्यक्तियों में पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य सील गुण इन्होंने कहा। व्यक्तिगत सील गुण वह सील गुण हैं जो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। व्यक्तिगत सील गुण वह सील गुण हैं जो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अल्पोर्ट ने सामान्य की अपेक्षा व्यक्तिगत सील गुण को अधिक महत्व दिया या उसको अधिक महत्वपूर्ण माना। तो अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत सील गुण की जो 3 प्रवृत्तियां बताई, व्यक्तिगत सील गुण को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था और इसकी इन्होंने 3 प्रवृत्तियां बताई। कौन कौन सी 3 प्रवृत्तियां? प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति तथा गौड़ प्रवृत्ति। प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति तथा गौड़ प्रवृत्ति। प्रमुख प्रवृत्ति वाले सील गुण से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन प्रमुख व प्रबल सील गुणों से है जो छिपाए नहीं जा सकते। इनको छिपाना कठिन है, छिपाए नहीं जा सकते एवं जो व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार से में परिलक्षित होते हैं। जो व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते रहते हैं, इन्हें प्रमुख प्रवृत्ति वाले सील गुण कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण दें हम तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी जी। इन्होंने इस पे इनका अटूट विश्वास था और ये महात्मा गांधी के कैसे सील गुण थे? प्रमुख प्रवृत्ति वाले सील गुण थे। तो ऐसे सील गुण जिनको छिपाना कठिन होता है, जो व्यक्ति में हर कार्य व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, उन्हें प्रमुख सील गुण कहते हैं। जैसे अगर हिटलर का नाम लें तो उसको किस नाम से जाना? तानाशाह था, अपने लोगों को बड़ा शोषण करता था, अपनी बात को वो मनवाता था। तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उसे प्रमुख सील गुण अल्पोर्ट ने कहा। केंद्रीय सील गुण दूसरा उन्होंने केंद्रीय सील गुण बताया। केंद्रीय सील गुण से आशय उन सील गुणों से है जो व्यक्ति में अधिक सक्रिय रहते हैं। जो व्यक्ति में क्या होते हैं? अधिक सक्रिय रहते हैं एवं व्यक्ति के अधिकांश व्यवहारों में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते रहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में ऐसे 5 से 10 सील गुण होते हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं
और ऐसे गुणों से ही व्यक्तित्व की रचना होती है, व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसे अगर हम देखें इसमें आत्मविश्वासी, सामाजिकता, उत्साह, व्यवहार कुशलता आदि किसी व्यक्ति के केंद्रीय प्रवृत्ति वाले शील गुण हो सकते हैं। गौण प्रवृत्ति वाले शील गुणों से अभिप्राय उन शील गुणों से है जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं। जो क्या होते हैं? अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं तथा कम संगत होते हैं। इनकी सहायता से व्यक्तित्व की व्याख्या करना प्रायः संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे शील गुणों को उन्होंने गौण शील गुण कहा, जो छिपे रहते हैं, जो ज़्यादा दिखाई नहीं देते रहते हैं। तो ऐसे शील गुणों के आधार पर उनका कहना है कि व्यक्तित्व का भी असंभव नहीं है, व्यक्तित्व की व्याख्या करना संभव नहीं है। तो कोई भी शील गुण किसी व्यक्ति के केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए गौण प्रवृत्ति का हो सकता है। दूसरे तो जैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला शील गुण है, जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता गौण प्रवृत्ति वाला शील गुण हो सकता है। तो शील गुणों के समन्वय तथा संगतता का, इसमें क्या होता है? दोनों में समन्वय एवं संगतता का भाव निहित रहता है, जिसे आलपोर्ट ने क्या कहा? प्रोप्रियम कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा? प्रोप्रियम कहा, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? अपनापन। तो प्रोप्रियम एक लैटिन शब्द है, किससे बनकर बना हुआ? लैटिन शब्द से प्रोपियस से बना है, जिसका अर्थ है अपना या ओन। इसका क्या अर्थ है? अपना। तो आलपोर्ट के अनुसार अपनापन से आशय व्यक्तित्व के उन सभी पक्षों से है। अपनापन से आशय व्यक्तित्व के उस सभी पक्षों से है जो एकीकरण व संगतता के साथ व्यक्ति के अपनेपन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। अपनापन से आशय है व्यक्तित्व के उन सभी पक्षों से है जो एकीकरण व संगतता के साथ व्यक्ति के अनोखे अपनेपन को क्या करता है? दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो आलपोर्ट ने शैशवावस्था से किशोरावस्था तक फैली इन 7 अवस्थाओं में अपनेपन के विकास की बात कही थी। कौन कौन सी 7 अवस्थाएं हैं जिसमें अपनेपन के विकास की बात होती है? उसमें जो प्रथम 3 अवस्थाएं, अर्थात प्रथम 3 अवस्था कौन है? शारीरिक स्वपहचान तथा तीसरा स्वमान का विकास प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। इनका विकास व्यक्ति के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। इसके बाद की 2 अवस्थाएं स्वविस्तार और स्वप्रतिमा। स्वविस्तार और स्वप्रतिमा का विकास 4 से 6 वर्ष की आयु में होता है। 4 से 6 वर्ष की आयु में होता है। अगला छठा क्या? तार्किक अनुकूलन। तार्किक अनुकूलन का विकास 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होता है, जबकि उपयुक्त प्रयास का विकास किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जाकर प्रोप्रियम का विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अपनेपन का विकास पूर्ण हो जाता है तथा इसमें ये 7 पक्ष समाहित होते हैं। जो नीचे के पक्ष हैं वो भी इसमें समाहित रहते हैं। तो आलपोर्ट के अनुसार परिपक्व वयस्क है, इसमें कार्यात्मक स्वायत्तता होती है। कैसी स्वायत्तता होती है? कार्यात्मक स्वायत्तता होती है, अर्थात वह जो पिछली अनुभूतियाँ हैं, पूर्व की अनुभूतियाँ हैं, उससे प्रभावित ना हो करके स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे यदि धन कमाने के लिए कोई गरीब व्यक्ति है और वह कठोर परिश्रम कर रहा है तथा धनी व्यक्ति बन जाता है, तो वह धनी व्यक्ति बन जाने पर भी उसकी कठोर परिश्रम करने की एक आदत बन जाती है और कठोर परिश्रम वो ऐसे ही करता है जैसे कि पहले करता है। तो पहले क्या था? कठोर परिश्रम करना धनार्जन का एक साधन था, जो अब एक लक्ष्य बन गया है। जो अब क्या बन जाता है? एक लक्ष्य बन गया है। तो इस तरीके से अब निर्धनता के अनुभव से स्वतंत्र होकर के वह कठोर परिश्रम करना प्रारंभ कर देता है और वह कठोर श्रम आजीवन करता रहता है। इस तरीके से वो अपने पीछे की अनुभूतियों से कोई चीज़ नहीं उठाता, बल्कि वह स्वतंत्र होकर के उस कार्य को वह निरंतर करता रहता है। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात न होकर के कैसा होता है? परिस्थितियों के
प्रभावित होकर के विकसित होता है। या कैसा होता है? परिस्थितियों से प्रभावित होकर के विकसित होता है, यानी ये जन्मजात नहीं होता। सकारात्मक परिस्थितियाँ अगर हैं व्यक्ति के सामने तो वह उसके स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होगा, जबकि अगर परिस्थितियाँ विषम हैं, नकारात्मक हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में बालक के व्यक्तित्व में नकारात्मक शील गुण अधिक प्रभावी हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन एक अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी किया था, जिनका नाम है आर.वी. कैटल। आर.वी. कैटल ने भी व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत पर कुछ बातें बताई। तो कैटल ने लगभग 4000 शील गुण शब्दों की कुछ सूची बनाई थी, जिसमें समानार्थक तथा जो दुर्लभ विशेषताओं को अलग करके पहले 171 वर्णनात्मक पदों का चयन किया, पुनः फिर उसमें 171 पदों के बीच संबंधों का अध्ययन करके उनमें शील गुणों के 35 वर्ग में विभाजित किया। कितने में? 35 वर्गों में विभाजित किया। तत्पश्चात कैटल ने फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले 12 मूलभूत कारकों में ज्ञात किया तथा इन्हें व्यक्तिगत शील गुण के नाम से संबोधित किया, बताया। कैटल के द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख शील गुण धनात्मक चरित्र, व्यवहार कुशलता, संवेगात्मक स्थिरता, दृढ़ता, संवेदनशीलता, बुद्धि, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास इत्यादि। तो कैटल ने व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर वह अनुमान लगाया जा सके कि किसी दी गई परिस्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करे, किसी दी गई परिस्थिति में वह किस प्रकार से व्यवहार करेगा। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व विशेषक मानसिक संरचनाएं हैं तथा इन्हें व्यक्ति के व्यवहार प्रक्रिया की निरंतरता और नियमितता के द्वारा जाना जा सकता है। कैटल ने शील गुणों के 2 प्रकार बताए थे। इतने प्रमुख रूप से 2 शील गुण बताए थे, सतही शील गुण और स्रोत शील गुण, सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स। सतही शील गुण क्या है? वह शील गुण होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, प्रकट किए जा सकते हैं, व्यवहार में परिलक्षित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं, जैसे प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा। ये सतही शील गुण के कुछ प्रमुख उदाहरण। फिर अगला स्रोतशील गुण, व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं। स्रोतशील गुण व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं तथा व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। जैसे अगर हम देखें मित्रताशील गुण के कारण व्यक्ति में सामाजिक निस्वार्थता, बस 5 मिनट, निस्वार्थता, हास परिहास जैसे सतही शील गुण आ सकते हैं। इसलिए कैटल ने स्रोतशील गुण को सतही की अपेक्षा क्या माना था? अधिक महत्वपूर्ण माना था। तो इस तरीके से कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुणों का विकास सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के परिणाम स्वरूप होता है। तो कैटल ने व्यक्तित्व के विकास को ये जो 6 विकासात्मक अवस्था इन्होंने बताई थी, इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, उत्तर परिपक्वावस्था तथा जननेंद्रिय अवस्था। इस संदर्भ में इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व पर उसके माता पिता तथा भाई बहन का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक मनोवृत्ति को विकसित करता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु होने तक चलती रहती है और इसमें बालक अपने माता पिता के प्रभाव से स्वतंत्र होकर के हम उम्र से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। इसे सुदृढ़ता की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी? सुदृढ़ता की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था 14 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में स्वतंत्रता, आत्मदृढ़ता तथा यौन व्यवहार से संबंधित द्वंद्व उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते रहते हैं। इसके बाद अगली अवस्था परिपक्वता अवस्था जो 22 वर्ष से प्रारंभ होकर के 50 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में सामवेगिक स्थिरता बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्तित्व परिपक्व होता है एवं व्यक्तियों मनोवृत्तियों
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। इस तरह से उत्तर जो परिपक्वता अवस्था है ये 50 वर्ष से आजीवन चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य में क्षीणता आने लगती है। इसके पश्चात अगली जो वृद्धावस्था है 65 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती है। इस अवस्था में व्यक्तित्व के समायोजन करने पड़ते हैं। जिस तरह से कैटल के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली में व्यक्तित्व के 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, फिर अगली बातें अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।